हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। मिथिकल टेलवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में अपने बात करने वाले हैं ए स्वॉर्ड बुक के चैप्टर 3 के बारे में। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखने पर पता चल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगले दिन एक दर्जन लोग किले में पहुंच गए और मीनार के पास इकट्ठा होने लगे। उनमें से एक बहुत बूढ़ा था, दो बहुत छोटे थे और एक दुबला पतला लड़का। असल में वह एक लड़की निकली। डंक ने उन्हें वापस उनके गांव भेज दिया, जिसके बाद सिर्फ 8 लोग बचे, जिसमें 3 वाट, 2 विल, एक लैम, एक पेट और बिग रोब जो थोड़ा मंद बुद्धि था। डंक को लगा ये तो बड़ी बेकार टोली है। कहानियों में जिस तगड़े और सुंदर नौजवानों का जिक्र होता है, जिन्हें देखकर राजकुमारियां दिल हार बैठती थी, उनका यहाँ नामो निशान तक नहीं था। हर आदमी दूसरे से ज्यादा मेला कुचेला और गंदा था। लेम कम से कम 50 साल का रहा होगा और पेट की आंखें हमेशा गीली रहती थी। केवल इन दोनों को ही लड़ाई का थोड़ा बहुत अनुभव था। ये दोनों ब्लैक फायर रिबेलियन में सर यूस्टेस और उनके लड़कों के साथ में लड़ने गए थे। जैसा कि डंक को डर था, बाकी 6 लोग तो बिल्कुल नौसिखिया थे। उन 8 के सिर में जुएं थी। दोनों वार्ड्स जो सगे भाई थे, उनको देखकर बेनिस ने हंसते हुए कहा, लगता है तुम्हारी माँ को और कोई नाम का नहीं पता। जहाँ तक बात हथियारों की थी, वे अपने साथ एक हंसिया, 3 फावड़े, एक पुराना चाकू और कुछ भारी डंडे लेके आए थे। लेम के पास एक नुकीली लकड़ी थी जिसे भाले की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था और एक विल का कहना था कि वह पत्थर फेंकने में माहिर है। तब बेनिस कहता है, बहुत अच्छे, हमें तो अपना एक ट्रेबुशेट मिल गया। उसके बाद से उस आदमी का नाम ही ट्रेब पड़ गया। तब डंक ने पूछा, क्या तुम में से किसी को धनुष चलाना आता है? तब सभी लोग शर्म के मारे जमीन की तरफ देखने लगे और आखिर में उस गिली आंखों वाले पेट ने जवाब दिया, माफ कीजिए सर, पर लॉर्ड ने हमें धनुष रखने की अनुमति नहीं दी है और ओस गिरे के हिरणों पर सिर्फ इन्हीं 6 किलो इनका अधिकार है, हम जैसों का नहीं। सबसे छोटे वेट ने पूछा, क्या हमें तलवारें, हेलमेट और कवच मिलेंगे? तब बेनिस तंज कसते हुए बोला, क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेंगे। जैसे ही तुम रेड विडो के किसी सैनिक को मार डालोगे और उसकी लाश से सामान उतार लोगे, वो सब तुम्हारा होगा। और हाँ, उनके घोड़ों की GAND में हाथ डालोगे और वहीं पर तुम्हें सोने और चांदी के सिक्के मिलेंगे। और वेनिस ने उस वाट की बगल में जोर से पिंच किया और वाट दर्द के मारे चीख पड़ा। फिर वेनिस उन सबको भाले के लिए लकड़ी काटने के लिए वाट्सवुड के जंगलों की ओर ले गया। जब वे वापस आए तो उनके पास आग में तप कर तैयार किए गए 8 भाले थे, जो कि अलग अलग लंबाई के थे और उनके पास लकड़ियों की बनी हुई ढालें भी थी। सर बेनिस ने भी अपने लिए सिखाने के लिए एक भाला बनाया हुआ था और सर बेनिस उन लोगों को सिखाने लगा कि भाले की नोक को कहां पर मारना है और खुद को डंडों से कैसे बचाना है। और आगे बेनिस कहता है, मेरे हिसाब से वार करने के लिए पेट और गला सबसे सही जगह है। फिर बेनिस ने अपने छाती पर मुक्का मारते हुए कहा, यहाँ पर दिल है, ये भी सबसे उत्तम जगह है। बस दिक्कत यह है कि बीच में फसलियां आ जाती है। पेट का हिस्सा थोड़ा नरम होता है। पेट फाड़ कर मारने का तरीका थोड़ा धीमा होता है पर पक्का होता है। मैंने आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो पेट की अंतड़ियां बाहर आने के बाद भी बच गया हो। अगर कोई बेवकूफ तुम्हारी तरफ पीट करके खड़ा हो जाए तो तुम अपनी तलवार उसकी किडनी में घुसो देना और किडनी में लगने के बाद भी ज्यादा दिन तक नहीं जी सकते। उनके ग्रुप में वाट नाम के 3 आदमी होने के कारण बेनिस को उन्हें निर्देश देने में उलझन हो रही थी। तब एग ने सलाह दी, सर डंकन, हमें उनके नाम उनके गांवों के नाम पर रख देना चाहिए, जैसे कि आपके गुरु सर आर्यन ऑफ पेनेट्री का नाम है। यह तरीका काम कर जाता, लेकिन उन बेचारों के तो गांव का कोई नाम नहीं था। तब एक बोलता है, तो अब हम इन्हें उनकी फसलों के नाम से बुला सकते हैं। इनमें से एक गांव में बीन्स, तो दूसरे गांव में जौ और तीसरे गांव में पत्ता गोभी, गाजर, प्याज और खरबूजे उगाए जाते थे। और इनमें से कोई अपना नाम पत्ता गोभी, सलजम और प्याज नहीं रखना चाह रहा था, इसलिए आखिरी ग्रुप का नाम खरबूजा पड़ गया। अब उनके पास 2 बीन्स, 2 खरबूजे और 4 जौ का ग्रुप था। अब जौ वाले ग्रुप के अंदर दोनों वाट्स भाई थे, इसलिए उन दोनों को अलग नाम की जरूरत थी। तब उनमें से एक भाई बताता है कि बचपन में वह पानी के कुएं में गिर गया था, तो बेनिस ने उसे वेट वाट यानी कि गीला वाट नाम रख दिया और बात यहीं पर खत्म हुई।
और सभी गांव वाले लॉर्ड वाले नाम पाकर बहुत खुश थे, सिवाय बिग रॉब के। उसे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि वह जो है या फिर बीन्स है। जब सबको नाम और उनके भाले मिल गए, तब सर यूस्टेस अपने किले से बाहर आते हैं और उनको संबोधित करते हैं। सर यूस्टेस किले के दरवाजे के बाहर खड़े थे और उन्होंने अपना कवच पहना हुआ था और ऊपर से एक लंबा ऊन का बना हुआ चोगा पहना था जो पड़े पड़े पीला पड़ गया था और उसके आगे और पीछे सुनहरे हरे रंग के चेकी लोइन बना हुआ था। और सर यूस्टेस कहते हैं, लड़कों, तुम सबको तो डेक याद ही होगा। उस रेड विडो ने उसे बोरे में भरकर पानी में डुबो दिया और उसकी जान ले ली थी, और वह अब हमारे पानी को भी छीनना चाहती है। वह चेकी वाटर का पानी जो हमारी फसलों को पालता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती। और सर यूस्टेस ने अपनी तलवार को ऊपर उठा ली और जोर से बोलता है, ओस ग्रे के लिए और स्टैंड फास्ट के लिए। डंक, एग और बाकी गांव वालों ने भी नारा लगाना शुरू कर दिया, ओस ग्रे के नाम, ओस ग्रे के नाम। डंक और बेनिस सूअरों और मुर्गियों के बीच उस छोटी सी टुकड़ी को ट्रेनिंग देने लगे, जबकि सर यूस्टेस ऊपर बालकनी से खड़े देख रहे थे। सैम स्टूप ने पुराने बोरों में भूसा भरकर उनके अभ्यास के लिए पुतले बना दिए थे। वे बोरियां ही अब उनकी दुश्मन थी। जब बेनिस उन पर चिल्ला रहा था तो नए सिपाहियों ने भाला चलाने का अभ्यास शुरू कर दिया। बेनिस दहाड़ रहा था, भाला घुसाओ, मरोड़ो और झटके से बाहर निकालो, घुसाओ, मरोड़ो और बाहर खींचो। ट्रेब, तुम बहुत धीमे हो। लेम, अपनी पूरी ताकत लगा के वार करो। शाबाश लड़के, बस अंदर बाहर, अंदर बाहर, इसी तरह से वार करो। चीर दो उन्हें, चीर डालो, मार डालो। जब हजारों वारों से वे बोरियां फट गई और सारा भूसा जमीन पर बिखर गया, तब डंक ने अपना कवच पहना। उसने लकड़ी की एक तलवार उठाई, यह देखने के लिए कि ज्यादा फुर्तीले और असली दुश्मन के सामने वो कैसे टिकेंगे। और इनका जवाब डंक को जल्द ही मिला, ज्यादा देर तक नहीं। केवल ट्रेब ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सिर्फ एक बार डंक की ढाल में भाला घुसाया, और फिर डंक ने एक एक करके उन सभी को लड़खड़ाते और बेढंगे बार को चकमा दिया और उन सबको एक तरफ धकेल दिया और उनके बिल्कुल पास पहुंच गया। अगर डंक की तलवार लोहे की होती तो वो उन सबको कम से कम 6 बार हरा चुका होता। डंक ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर एक बार जब मैं तुम्हारे भाले को भेज दूंगा तो तुम सब मारे जाओगे। और डंक उनको सबक सिखाने के लिए उनके हाथों और पैरों पर वार कर रहा था। ट्रेब, लेम और गीला वाट जल्द ही पीछे हटना सीख गए थे, और वहीं पर बिग रॉब तो अपना भाला फेंक कर वहां से भाग खड़ा हुआ। और तब बेनिस ने उनका पीछा किया और रोते हुए रॉब को वापस लेके आया। दोपहर खत्म होते होते वे सब बुरी तरह से घायल और थक चुके थे। भाला पकड़ने की वजह से उनके हाथों में छाले उभर आए थे, और वहीं डंक को कोई खरोच तक नहीं आई। लेकिन जब एग ने उनका कवच उतारने में मदद की तो डंक पूरी तरह से पसीने में लथपथ थे। जैसे ही सूरज ढलने लगा, तब डंक अपनी छोटी सी टोली को लेकर तहखाने में गया और सबको नहाने के लिए मजबूर किया, यहाँ तक कि उन्हें भी, जो पिछली सर्दियों में ही नहाए थे। उसके बाद सैम स्टूप की पत्नी ने सबके लिए गाजर, प्याज और जौ से बना हुआ शोरबा परोसा। सभी सैनिक बुरी तरह से थके हुए थे, लेकिन उनकी बातों से लग रहा था कि उनमें से हर कोई जल्द ही किंग्स गार्ड और नाइट से दुगना खतरनाक साबित होगा, और वे अपनी बहादुरी दिखाने के लिए बेताब थे। अब सर बेनिस ने उन्हें सैनिक होने के फायदों के बारे में बताया, युद्ध के बाद लूटपाट और उनकी औरतों के सुखों के बारे में बताकर उन्हें और उकसाया, और उनके पुराने दोस्त साथियों ने भी उनका समर्थन किया। और लेम ने बताया कि किस तरह से उसने ब्लैक फायर रिबेलियन के दौरान एक चाकू और एक शानदार जूतों की जोड़ी पाई थी। और पेट ड्रैगन का पीछा करते हुए अपने कुछ साथियों के बारे में जितना कहे उतना कम था। सैम स्टूप ने तहखाने में भूसे के भरे 8 गद्दे बिछा दिए, और पेट भर जाने के बाद वो सैनिक उन गद्दों पर सोने के लिए चले गए। बेनिस वहां थोड़ी देर और रुका और डंक की तरफ नफरत भरी नजरों से देखने लगा, और फिर कहा, सर यूजलेस को कुछ और किसान लड़कियों के साथ संबंध बना लेने चाहिए थे। जब तक उसके बूढ़े बदनसीब अंडकों समेत थोड़ी सी भी जान बची थी, तब तक कुछ और नाजायज बेटे पैदा कर लेने चाहिए थे, तो शायद आज हमारे पास कुछ सैनिक और होते। तब डंक ने कहा, वे किसी भी दूसरे साधारण किसानों की टुकड़ी से कहीं ज्यादा बेहतर है। जब मैं सर आर्लेन ऑफ पेनेट्री का स्क्वायर था, तब वह भी ऐसे ही कुछ सैनिकों की टुकड़ियों के साथ मार्च किया करते थे। तब बेनिस कहते हैं, शायद 2 सप्ताह बाद ये किसी दूसरे किसान दल का सामना कर सकते हैं, लेकिन उन नाइट्स का क्या। और अपना सिर घुमाया
और वहीं पर थूक दिया। स्टैंड फास्ट का कुआं नीचे तहखाने में बना था और सैम स्टूप की पत्नी वहां पर कपड़े धोती और उन्हें ऊपर ले जाकर सुखाती। और वहीं पत्थर का बना हुआ एक टब था जिसका इस्तेमाल नहाने के लिए किया जाता था। नहाने के लिए पानी कुएं से निकालना पड़ता और एक बड़ी लोहे की केतली से चूल्हे पर पानी गर्म करना पड़ता। पर बेनिस को यह कहते हुए सुना कि नहाने का काम बड़ा सिरदर्दी वाला है और इसी वजह से उसके शरीर पर जुएं और पिशू रेंगते रहते थे और उनमें से खराब हुए पनीर की जैसी बदबू आती रहती। डंक के पास कम से कम एग तो है जो उन्हें जरूरत पड़ने पर मदद कर देता जब उसे नहाने की सख्त जरूरत होती। एग उदास और चुपचाप कुएं में से पानी निकाल रहा था। तब डंक कहता है, एग कुछ गड़बड़ है क्या? तब एग ने कोई जवाब नहीं दिया तो डंक जाकर उसकी केतली उठाने में मदद करता है और दोनों ने मिलकर केतली को चूल्हे से उतारकर टब में उलट दिया। तब एग ने पूछा, सर डंकन, क्या आपको लगता है कि सर यूस्टेस क्या करने वाले हैं? तब डंक कहता है, बांध को तोड़ देंगे और अगर रेड विडो के सैनिक हमें रोकने की कोशिश करेंगे तो हम उनसे लड़ेंगे। तब एग कहता है, पर उनकी ढाल तो लकड़ियों की टहनियों की बनी हुई है, एक भाला या तीर उनके आर पार निकल सकता है। तब डंक कहता है, जब वे तैयार हो जाएंगे तो हमें उनके लिए कुछ कवच ढूंढ लेंगे। तब एग कहता है, वे मारे जा सकते हैं सर डंकन, गीला वार्ड तो अभी बच्चा ही है। अगली बार जब कैप्टन आएंगे तो एक विल की शादी होने वाली है और बेचारे बिग रोब को तो यह भी नहीं पता कि उसका दायां पैर कौन सा है और बायां पैर कौन सा। तब डंक कहता है, पेनेट्री का रोजर तो गीले वार्ड से भी छोटा था जब वह रेड ग्रास फील्ड के युद्ध में मारा गया। तुम्हारे पिता की सेना में भी ऐसे आदमी थे जिनका अभी अभी शादी हुई थी और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने तो कभी किसी लड़की को चूमा तक नहीं। वहाँ सैकड़ों लोग ऐसे थे जिन्हें अपने दाएं बाएं पैर का फर्क तक नहीं पता था, शायद हजारों होंगे। तब एग कहता है, वह अलग बात थी, वह एक युद्ध था। तब डंक कहता है, यह भी तो वही चीज है पर छोटे स्तर पर, और यह तय करना तुम्हारा या मेरा काम नहीं। जब सर यूस्टेस उन्हें बुलाते हैं तो उन्हें युद्ध में जाना उनका कर्तव्य है और अगर जरूरत पड़ी तो मरना भी। तब एग कहता है, तो फिर हमें उनको यहाँ पर बुलाना नहीं चाहिए था। जब वो मरेंगे तो हमारा दुख और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और डंक अब अपने जूते उतारता है और अपनी पसीने से भरी कुर्ते को निकालकर एग की तरफ फेंकता है और कहता है, सैम स्टूप की पत्नी को कहना कि वह इसको धो दे। तब एग कहता है, मैं अपने बूट का इस्तेमाल करूं तो? तब डंक कहता है, मैंने कहा ना नहीं, यह अच्छी बात है कि तुम्हें वाट और बाकी सब लोगों की चिंता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ बहुत बड़ी मुसीबत में ही करेंगे। लॉर्ड रेवन की कितनी आंखें हैं, 1000 आंखें या फिर एक? और डंक आगे कहता है, जब तुम्हारे पिता ने तुम्हें मेरे साथ स्क्वायर बनाकर भेजा था तब उन्होंने तुमसे क्या कहा था? तब एग कहता है, अपने बाल मुंडवा कर रखना या फिर उनको रंग कर रखना और किसी को भी अपना असली नाम मत बताना। एग को डंक की सेवा करते हुए करीब 1.5 साल हो चुका था। हालांकि कुछ दिन ऐसे लगते थे जैसे 20 साल हो गए हो। उन्होंने साथ मिलकर प्रिंस पास की चढ़ाई की थी और ड्रोन के गहरे लाल और सफेद रेतीले मैदानों को पार किया था। एक नाव उन्हें ग्रीन ब्लड नदी से होते हुए फ्लैंकी टाउन तक लेगी, जहां से वो व्हाइट लेडी नाम के जहाज पर सवार होकर ओल्ड टाउन के लिए निकले। वे अस्तबलों, सरायों और खाइयों में सोए थे, साधुओं, वेश्याओं और कलाकारों के साथ में खाना खाया और 100 से ज्यादा कठपुतलियों के शो देखे थे। एग ने डंक के घोड़े की देखभाल की, उसकी तलवार की धार को तेज किया और उसके कवच को जंग से बचाए रखा। वह एक बेहतरीन साथी था और डंक उसे अपने छोटे भाई जैसा मानने लगा था, लेकिन वह उसका भाई नहीं था। यह एग किसी मुर्गी का अंडा नहीं, यह तो ड्रैगन का था। एग भले ही एक हेज नाइट का स्क्वायर हो, लेकिन वह हाउस टारगेरियन का एगोन था, समर हॉल के राजकुमार मेकार का चौथा और सबसे छोटा बेटा। मेकार खुद राजा डेरोन द गुड के चौथे बेटे थे, जिन्होंने 25 साल तक आयरन थ्रोन पर राज किया, जब तक कि ग्रेट स्प्रिंग सिकनेस की वजह से उनकी मौत नहीं हो गई। तब डंक ने एग को याद दिलाया, ज्यादातर लोगों की नजरों में एगोन टारगेरियन एसफोर्ड के टूर्नामेंट के बाद अपने भाई डेरोन के साथ समर हॉल वापस चला गया। तुम्हारे पिता नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले कि तुम किसी हेज नाइट के साथ 7 किंगडम में भटक रहे हो, इसलिए अब अपने उस बूट के बारे में और कोई बात नहीं करेंगे। और इसके जवाब में डंक को सिर्फ एक खामोश निगाहें मिली। एग की आंखें बड़ी थी और उसके गंजे सिर की वजह से वो और भी बड़ी
बड़ी लगती। तहखानों की कम रोशनी में एग की आंखें काली दिख रही थी, लेकिन ज्यादा रोशनी में उसकी आंखों का असली रंग गहरा और डार्क पर्पल दिखता। डंक ने सोचा, वलेरियन आंखें वेस्टरोस में टारगेरियन के अलावा शायद ही किसी की ऐसी आंखें होंगी, और ना ही उनके जैसे बाल जो सोने और चांदी की धागों की तरह चमकते हो। जब वे ग्रीन ब्लड नदी में नाव में थे तो वहां की अनाथ लड़कियां एक एक गंजे सिर पर अपना हाथ सहलाती, और इससे एग शर्म के मारे अनार के जैसे लाल हो जाता और एग कहता, लड़कियां बहुत बेवकूफ होती है, अब जिसने भी मुझे छुआ मैं उसे नदी में फेंक दूंगा। तब डंक को उसे बीच में टोकना पड़ता और डंक कहता, तो फिर मैं तुम्हें छूऊंगा और मैं तुम्हारे कान के नीचे ऐसा एक थप्पड़ मारूंगा कि तुम्हारे कान में 1 महीने तक घंटियां बजेगी। और इस बात से एग और भी ढीठ हो जाता और कहता, बेवकूफ लड़कियों से तो घंटियां ही ठीक है। अब डंक टब के अंदर नहाने लगा और एग से कहता है, जाओ साबुन लेके आओ, और हाँ वो लंबे हैंडल वाला ब्रश भी। और एग साबुन लेके टब के पास खड़ा हो जाता है। तब डंक कहता है, तुम्हारे गाल पर बाल उगाए हैं, 2 बाल वहाँ कान के ठीक नीचे, अगली बार जब तुम सेव करो तो इन्हें साफ करना मत भूलना। यह सुनकर एग काफी खुश दिख रहा था, शायद उसे लग रहा था कि थोड़ी बहुत दाढ़ी उसे मर्द बना देगी। डंक ने भी ऐसा ही सोचा था जब उसने पहली बार अपने होठों के ऊपर बाल देखे थे, और मैंने अपने खंजर से सेव करने की कोशिश की तो लगभग अपनी नाक काट ही ली थी। उसने एग से कहा, अब जाकर सो जाओ, सुबह तक मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। डंक को पसीना और सारी गंदगी साफ करने में काफी समय लगा और वह अपनी आंखें बंद कर उस पानी में काफी देर तक लेटा रहा। पानी अब ठंडा हो चुका था और दिन भर की गर्मी के बाद यह ठंडक उसे बहुत सुकून दे रही थी, और डंक उस पानी में तब तक पड़ा रहा जब तक कि उसके हाथ और पैर की उंगलियों में सलवटें ना पड़ गई। डंक और एग को तहखाने में सोने के लिए अच्छे बिस्तर दिए गए, लेकिन डंक को छत पर सोना ज्यादा पसंद था। वहां पर ताजी हवा मिलती और कभी कभी हवा का एक तेज झोंका भी आता, और डंक को बारिश का भी अब कोई डर नहीं था क्योंकि यहाँ पर काफी समय से एक भी बार बारिश नहीं हुई थी। जब डंक छत पर पहुंचा तब तक एग सो चुका था। डंक पीठ के बल लेट गया और आसमान की ओर देखने लगा। आसमान तारों से भरा था, हजारों तारों से भरा था। उसे देखकर उसे एस्फोर्ड मीडो की उस रात की याद आ गई जब टूर्नामेंट शुरू होने वाला था, और जब उस रात उसने एक टूटता हुआ तारा देखा। कहते हैं कि टूटते तारे अच्छी किस्मत लाते हैं, इसलिए उसने टॉन्सिल से अपनी ढाल पर वही तारा बनवाया था, लेकिन एस्फोर्ड उसके लिए बिल्कुल भी लकी साबित नहीं हुआ। टूर्नामेंट खत्म होने से पहले उसके हाथ और पैर कटने की नौबत आ गई थी और 3 भले लोग अपनी जान गंवा बैठे। पर मुझे एक स्क्वायर मिल गया। जब मैं एस्फोर्ड से निकला तो एग मेरे साथ था। जो कुछ भी हुआ उसमें से यही एक बात अच्छी थी, और डंक ने उम्मीद की कि आज रात कोई तारा ना टूटे। और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं जल्द इसके अगले चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।